गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और हमने 6th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था। प्लांटी है इस चैप्टर का नाम। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं उसका नाम है शैवालों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, सॉरी एल्गी। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एल्गी जो है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ रखते हैं या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो उसके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अगर देखा जाए तो 4 मेन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है, जिसको रोडोफाइटा या रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी कहते हैं। अब सी क्यों लगा हुआ है? इसलिए क्योंकि ये क्लास है। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो एल्गीज हैं उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसको रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं रोडोफाइसी। थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो जो RH व्हीटेकर थे, RH व्हीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको जनरली उन्होंने कहा था कि जो यूकैरियोटिक संरचना वाले जो बहुकोशिकीय को ही प्लांटी जगत में रखना चाहिए, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक हैं और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, तो उन्हीं को किस में रखना चाहिए? उनको रखना चाहिए प्लांटी में। तो और चूँकि अगर इसमें देखा जाए तो ये जितने भी एल्गीज होते हैं तो उन एल्गीज में या शैवालों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, चूंकि ये अगर प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इनमें वर्णक भी उपस्थित होंगे जो इनको भोज्य पदार्थ संचित करने में या भोज्य पदार्थ को बनाने में मदद करते हैं। तो उस आधार पर फिर इनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसको रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा बोलते हैं। रोडोफाइटा का मतलब होता है लाल शैवाल, जिसके लक्षण हम देखेंगे आगे। फियोफाइटा मतलब भूरे शैवाल और क्लोरोफाइटा मतलब हरे शैवाल। तो इस आधार पर, मतलब कि पिगमेंट या वर्णक की उपस्थिति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। इसका फर्स्ट जो भाग है उसको हम बोलते हैं रोडोफाइटा। रोडोफाइटा अगर हम देखें तो ये सबसे पुराने शैवाल हैं। प्राचीन का मतलब होता है पुराने, सबसे पुराने हैं और सबसे बड़ा समूह है ये शैवालों का। इसमें लगभग कितनी जातियां हैं? लगभग 400 जातियां इसमें, 4000 जातियां इसमें सम्मिलित की गई है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समुद्र के अंदर जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों पर उगी हुई पाई जाती है। कभी अगर आप डिस्कवरी चैनल देखोगे और डिस्कवरी चैनल में अगर अंडर वाटर डाइविंग अगर आपने देखी है तो अंडर वाटर डाइविंग में मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कैमरा लेकर जाते हैं, अंदर डाइविंग करते हैं अंडर वाटर। तो अंडर वाटर डाइविंग में ये शो होती हैं, वो जगह दिखती हैं चट्टानों से चिपकी हुई या पत्थर से चिपकी हुई, जिसमें कि जैसे बेट्रोको, स्पर्मम, लेमेनिया, थोरिया ये सब आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इसमें से कुछ जातियाँ जैसे पोरफायरिडियम जो है वो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। और ये जो होते हैं स्थलीय आवासों जैसे कि मिट्टी पर पाया जाता है। इसकी कुछ जातियाँ जो होती हैं मिट्टी पर भी पाई जाती हैं। और जैसे पॉलीसाइफोनिया जो होता है वह परजीवी के रूप में होता है, जो कि एस्कोफाइलम नोडोसम के ऊपर पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया और सिरेटोल जो कॉलेक्स हैं वो परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं, मतलब दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो इसमें सुकाय, सुकाय मतलब कि इनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो सुकायवत होती है, थैलस होती है। तो इनमें भी बहुत सी विविधता पाई जाती है। क्या विविधता पाई जाती है? कुछ ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं और तंतुमय होते हैं, मतलब इनके शरीर में तंतु पाए जाते हैं। कुछ रिबिन जैसे होते हैं, मतलब फीता नुमा होते हैं। कुछ पेरेनकाइमी होते हैं, कुछ आभासी होते हैं पेरेनकाइमा, और कुछ जो होते हैं बहुअक्षीय होते हैं। तो इनका अगर देखा जाए तो इनकी शारीरिक संरचना में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। और इनमें अगर हम इनकी आंतरिक संरचना आप शुरू कर रहे हैं, ये सब बाह्य संरचनाएं थी कि बाह्य रूप से इनमें क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो अगर हम आंतरिक रूप में देखें तो इनके शरीर में जो कोशिकाएं होती है वो 2 परतों में बटी होती हैं।
जिसको कि कोशिका भित्ति बाहर की ओर से कोशिका भित्ति घेरे होती है। इसमें बाह्य परत जो होती है वो पेक्टिन की और भीतरी परत जो होती है वो श्लेष्मीय आवरण की बनी होती है, मतलब सेल्यूलोज की बनी होती है। तो दो परतें हो गई, बाह्य पेक्टिन और अंदर की ओर सेल्यूलोज। और इसमें जो केंद्रक का आकार और एक तरह से संख्या जो होती है उसमें विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब कि अलग अलग होगी, एक जैसी स्थिति नहीं होती है, कहीं पर गोल होंगे और कहीं पर चपटे होते हैं। फिर वर्णकी लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जैसे इसमें क्लोरोफिल ए, डी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, बिलीप्रोटीन जैसे आर, फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं। और चूंकि इसका एक विशिष्ट देखा जाए तो लक्षण यह है कि इसका लाल रंग जो होता है वो आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। ये ऐसा वर्णक होता है जो हरे रंग को छिपा देता है और लाल रंग को एक्टिवेट करता है, उत्तेजित कर देता है, जिसके कारण कि ये जो एल्गीज होते हैं या ये जो शैवाल होते हैं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। और इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में होता है। और ये फ्लोरिडियम स्टार्च जो है ये ग्लाइकोजन जैसा ही होता है। तो मोस्ट ऑफ जो पौधे होते हैं या तो उनमें जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा, या तो सेल्यूलोज के रूप में होगा, या फिर स्टार्च के रूप में होता है। और इनके जब जीवन चक्र में चल कोशिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। लाल शैवाल में चल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। और जनन जो होता है दोनों विधियों से होता है, तीनों ही विधियों से होता है, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन। अलैंगिक जनन अगर हम देखें तो अचल बीजाणु द्वारा होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, बैट्रोकोस्पर्मम की जैसे जातियों में एक बीजाणु होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टेट्रास्पोर होते हैं, मतलब चतुष बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं, चतुष बीजाणु होते हैं। कार्पो बीजाणु भी बनते हैं इसमें जो द्विगुणित होते हैं। और इस तरह से इनमें न्यूट्रल बीजाणु भी अलैंगिक जनन करते हैं। और एक बीजाणु उदासीन बीजाणु के अंकुरण से द्विगुणित सुकाय का निर्माण करते हैं, और मतलब अलग अलग भाग बनाते हैं। जैसे एक बीजाणु जो होते हैं वो द्विगुणित सुकाय बनाएंगे, चतुष बीजाणु, कार्पो बीजाणु ये जो होते हैं अगुणित सुकाय बनाते हैं। सुकाय मतलब थैलस ही होता है। और इनमें लैंगिक जनन जो होता है विषम युग्मकी होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है। विषम युग्मकी में जैसे मेल अलग आकार का हो और फीमेल अलग आकार का हो तो उसको विषम युग्मकी बोलते हैं। और इनमें जन्नांग जो होते हैं एक कोशिकीय ही होते हैं, जो कि अचल पुमाणु मतलब स्पर्मेटिया के अंदर विकसित होते हैं। और जो मादा जन्नांग होते हैं उनको प्रोकार्प कहा जाता है, मतलब कि जायांग धानी कहते हैं। और इनमें निषेचन के उपरांत जो कार्पोगोनियम मुख्य पौधे से जुड़ी होती है, ये कार्पो बीजाणु भिद बनाती है या सिस्टोकार्प बनाती है। इनमें पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, मतलब कि 3 अवस्थाएं होती है, ट्राइफेज होती है, जिसको भी बोलते हैं जैसे पॉलीसाइफोनिया में समगुणिता गुणितियाँ हैप्लोडिप्लोबायोटिक होते हैं, जिसमें प्रथम पीढ़ी में एकांतरण पाया जाता है, जिसमें 2 द्विगुणित अवस्थाओं का एक अगुणित अवस्था के साथ एकांतरण होता है। एकांतरण का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी में आए फिर एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरी पीढ़ी में आए। तो इस तरह का जो एक तरह से देखा जाए तो गुणों का जो संवहन होता है उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया है, बैट्रोकोस्पर्मियम है, कॉन्ड्रस है और गैलिडियम है। ये 4 हैं, जिसमें से 2 तो आपको उदाहरण के तौर पर याद करना है। और फिर है इसके इम्पोर्टेंस, चूँकि शैवाल की बात कर रहे हैं तो शैवाल जो है आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो लोग समुद्र की यात्रा करते हैं वो अधिकांश रूप से इनको भोजन के रूप में लेते हैं। कुछ जो समुद्री जीव है वो भी इनको भोजन के रूप में लेंगे। आजकल इनसे दवाइयों का भी निर्माण होता है। और चूँकि इनमें अगर कोई मिनरल, प्रोटीन या विटामिन अगर उपस्थित है तो फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे बहुत सारे लाल शैवाल हैं, जैसे कि पोरफायरा है, कॉन्ड्रस है, रोडीमेनिया है, इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पोरफायरा में प्रोटीन की मात्रा 30 से 35% होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है 40 से 45 और विटामिन A, B, C
पाए जाते हैं। तो और कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो है उसका उपयोग जेली के रूप में करता है। इसको तो आप अंडरलाइन ही कर लेना, जेली के रूप में। जेली आपने देखी होगी, जैसे जेली वाली आपने चॉकलेट्स भी कभी खाई हो तो उस तरह से भी इनका उपयोग होते हैं। और पामेटा जो है एक तरह से जो रोडीमेनिया है, रोडीमेनिया पामेटा का उपयोग जैसे तंबाकू खाते हैं उस तरह से किया जाता है। और जैसे जिलीडियम है, जिलीडियम का तो होता ही है, अपने आप ही मिल जाता है ये। और ग्रेसिलेरिया जो है और कॉर्नियम है, इसका उपयोग आइसक्रीम में या फिर जेली बनाने में किया जाता है। तो जेलीडियम का यूज़ तो बहुत जगह होता है आइसक्रीम बनाने में। रोडीमेनिया का उपयोग फ्रांस में जानवरों को चारे के रूप में दिया जाता है। जो रोडीमेनिया है उसका यूज़ चारे के जैसे करते हैं। एगार एगार जटिल पॉलीसेकेराइड अगार अगार का तो आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं पे भी केमिकल की दुकान पे भी ये मिल जाता है। तो इसका उपयोग भी जो होता है आइसक्रीम या औषधि कारक या बेकिंग इंडस्ट्री में भी होता है, इसका इमल्सी कारक के रूप में भी होता है, औषधि के रूप में भी होता है। सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में भी होता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो बैक्टीरिया के कल्चर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। केराजिनिन को कॉन्ड्रस की कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग इमल्सी कारक या स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में, जैसे आइसक्रीम को स्टेबलाइज करना है, चॉकलेट बनाने में, फिक्स करने में, इनकी फिक्सिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जेली में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीसाइफोनिया से औद्योगिक महत्व का ब्रोमीन निकाला जाता है। ब्रोमीन आपको पता ही है क्या होता है, एक तत्व है, अधातु भी बोल सकते हैं इसको, शायद नहीं, ब्रोमीन एक धातु ही है। एगार एगार का उपयोग दवा की गोलियां जैसे मरहम या फिर लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। केराजिनिन का उपयोग रुधिर स्कंदी के रूप में, जिससे रुधिर जो होते हैं उसका बहना रुक जाता है। पॉलीसाइफोनिया का उपयोग एंटीबायोटिक्स के रूप में किया जाता है। और डाइजीनिया से प्राप्त औषधि का उपयोग पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। तो ये लाल शैवाल का महत्व है, इसमें से कम आपको 5-7 पॉइंट तो याद होना ही चाहिए। इसके एक तो पहला पॉइंट तो ये कि इसको वर्ग प्लांटी में रखा गया और बाकी इसके लक्षण जितने भी है वो सब, तो कुल मिला के 10 पॉइंट इसके हर एक क्लासिफिकेशन के आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम फियोफाइटा। फियोफाइटा का मतलब होता है भूरे शैवाल। तो फियोफाइटा में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो इसका क्लास है वो है फियोफाइटा, जिसको हम भूरे शैवाल भी बोलते हैं। और फियोफाइटा जो है एक्चुअली फियोस का मतलब होता है ब्राउन और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट जो किस कलर के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी लगभग 2000 जातियां हैं जो कि समुद्र में वास करती हैं। और ये समुद्र में पत्थर या चट्टानों से ही जुड़े हुए मिलते हैं। क्यों समुद्र एवं चट्टानों से जुड़े होते हैं? क्योंकि इनको मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा चाहिए होता है वृद्धि करने के लिए, इसीलिए किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं पत्थर या चट्टानों से। और कुछ जो जाति होती है वो इपिजोइक भी होती है। इपिजोइक इसलिए होती है मतलब कि ये मछलियों के शरीर पर भी उगती है। भूरे शैवाल अगर देखा जाए तो ये फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, प्लवक के रूप में भी होते हैं। प्लवक के रूप में मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि ये फिक्स अवस्था में ही हो, मतलब पत्थर या चट्टानों से जुड़े रहे, ये मुक्त अवस्था में भी होते हैं। जैसे सरगासम है, फ्यूकस है। सरगासम जो होता है गर्म जल या समुद्रों में पाया जाने वाला एक भूरा शैवाल। सरगासम का यूज़ भी बहुत होता है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। और कुछ भूरे शैवाल जो है जैसे हेरीबोडिला, स्पेसिलेरिया, फ्यूरोक्लेडिया, ये सब जो होते हैं अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल मतलब ऐसा जल जहाँ पर लवण की सांद्रता न के बराबर हो। और भूरे शैवाल की जो सुकाय की संरचना अपेक्षाकृत जटिल होती है। क्यों जटिल होती है? क्योंकि इनमें जो होते हैं तंतुमय, मतलब तंतु तो अभाव होता है, पर ये कैसे होते हैं? इनके तंतु जो होते हैं अशाखित होते हैं। और तंतुमय जो रूप होता है इनका
उनमें एक तरह से देखा जाए तो अत्यधिक भिन्न पेरेन्काइमास पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा एरेन्काइमा जो होते हैं ये सब ऊतक होते हैं जो कि कोशिकाओं का झुंड होते हैं या कोशिकाओं का समूह होते हैं। जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जब वो आपस में जुड़ती है तो एक अलग प्रकार के ऊतक बनाती है जिसको एरेन्काइमा या फिर पेरेन्काइमा बोलते हैं। और जो भूरे शैवाल होते हैं जैसे सर्गासम है, लेमिनेरिया है, ये उच्च श्रेणी के पौधों में जड़ तने एवं पत्तियों में जैसी संरचनाएं बना लेते हैं। तो ये जो संरचनाएं होती है ये 3 भागों में बटी होती है जिसे कि होल्ड फास्ट, स्टिप और ब्लेड या लेमिना कहते हैं। मतलब कि टोटली जड़ तना पत्तियां नहीं बोला जाता है, इनको बोला जाता है होल्ड फास्ट, स्टाइप और लेमिना। भूरे शैवाल जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। इनको अगर ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, जो बड़े होते हैं उनको बोलते हैं कैल्प्स। और इसमें देखा जाए तो माइक्रोसिस्टिस जो है, मैक्रोसिस्टिस जो है एक कैल्प है जो कि 40 to 60 मीटर तक लंबा होता है। बड़े आकार के जो भूरे शैवाल होते हैं ये इनमें एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं। अब एयर ब्लैडर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इनमें हम अंदर की ओर देखें तो जैसे गुब्बारे नहीं होते हैं, गुब्बारे के समान फूली हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर हवा भरी होती है। अगर मान लीजिए पानी के अंदर है तो पानी के अंदर तैरने के लिए ये एयर ब्लैडर जो होते हैं सहायक करते हैं, क्योंकि हवा भरी होती है तो ये क्या होते हैं पानी की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। और इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और श्लेष्मीय परत द्वारा ढकी होती है। इनमें एक तो देखा जाए तो एल्जीनिक तथा फ्यूसिनिक अम्ल पाए जाते हैं जो कि इनको पानी में सूखने से, पानी की कमी हो गई मान लो कहीं पर तो सूखने से इनको बचाते हैं। इनमें वर्ण लवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं या रिबिन जैसे होते हैं या प्लेट जैसे होते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन या जेंथोफिल नामक होते हैं। और इनमें इनका भूरा कलर जो होता है वे फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन क्या करता है, हरे रंग को छुपा देता है और कौन सा कलर को डेवलप कर देता है, भूरे रंग को। इनमें संचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो मेनिटॉल के रूप में होते हैं। इसमें स्टार्च जो होता है वो अनुपस्थित होता है। और अगर देखा जाए तो इसमें एक तरह से फिनोलिक रसायन भरा होता है। फ्यूकोसन जो होता है वो एक फिनोलिक रसायन होता है, केमिकल होता है। और इसमें जो लेमिलीज होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। लेमिली का मतलब क्या होता है, इनमें जहाँ प्लास्टिड होते हैं मतलब जिनके अंदर पिगमेंट्स बनते हैं उनके अंदर प्लेट्स जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको पटलिकाएं कहते हैं। और इनमें जनन जो होता है तीनों ही विधियों से होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन जो होता है वो अपस्थानिक शाखाएं मतलब कि इनसे जो शाखाएं निकलती वो टूटकर अलग होंगी और नया पौधा विकसित कर लेगी जिसको हम बोलते हैं कायिक जनन। और अलैंगिक जनन जो है वो चल और अचल दोनों प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। ये बीजाणु दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। चल बीजाणु का निर्माण एक कोष्ठीय या बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियों में होता है। और लैंगिक जनन समयुग्मकी, ये बता चुके हैं पहले, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इन शैवालों में युग्मनज अर्धसूत्रण का अभाव होता है। मतलब कि जो मान लीजिए दो युग्मक है वो आपस में जुड़े और वो जुड़कर क्या बनाते हैं, जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं। तो युग्मनज में विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का नहीं होता है। मतलब गुणसूत्र की नंबर जो होती है वो आधी नहीं होती है। पीढ़ी का एकांतरण इनमें भी पाया जाता है। मतलब कि अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं होती हैं और दोनों अवस्थाएं जो होती हैं पौधों की संरचना के समान ही होती है। इसका एक उदाहरण है जैसे फ्यूकस में अगुणित अवस्था कम विकसित होती है और केवल युग्मक द्वारा ही प्रदर्शित होती है। और इसमें जो द्विगुणित अवस्था होती है वो प्रभावी होती है, मतलब कि उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और अगुणित अवस्था का जो प्रभाव होता है वो कम होता है। तो ये इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं जिसमें हैं सार्गासम, फ्यूकस और लेमिनेरिया। अब इसका आर्थिक महत्व और जो नेक्स्ट है क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा हरे शैवाल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।